गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चुनाव को धर्म युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, धर्म और अधर्म का है। अब इस बयान पर यह बहस छिड़ी हुई है कि इस युद्ध में धर्म के साथ कौन है। कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। जगत गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान पर एमपी का सियासी पारा हाई है। सिवनी में चल रही राम कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने चुनाव को ही धर्म युद्ध करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का नहीं, धर्म और अधर्म का है और जो धर्म को मानने वाला है उसे जिताया जाए। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। एमपी के चुनावी दंगल में अब तक विकास बनाम बंटाधार पर बहस थी, लेकिन रामभद्राचार्य के इस बयान के बाद अब सनातन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने बयान पर फौरन पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की है। रोजगार मिलेंगे तो लोग सनातन धर्म की ओर अग्रसर होंगे। धर्म आम आदमी के साथ है और वो धर्म जो है जब भी लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, जब भी महंगाई कम हो, सस्ती चीज़ें मिले और उसका रोजगार मिले, उसके बच्चे स्कूल कॉलेज जा सके, पढ़ सकें, वो है धर्म। रामभद्राचार्य तो बार बार ये कह रहे हैं कि कमल का फूल खिलाना है मध्य प्रदेश में, तो फिर वो तो पार्टी की बात कर रहे हैं ना बीजेपी। हाँ। तो फिर कहाँ वो धर्म की बात हुई। हाल ही में विपक्षी गठबंधन के एक नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म कर देने की बात कही थी। ऐसे में जब रामभद्राचार्य एमपी की चुनावी लड़ाई को धर्म युद्ध बता रही हैं, तो बीजेपी फौरन मौके को भुनाने में जुट गई है। एमपी के चुनावी मैच में सभी पार्टियां धर्म की पिच पर खेलने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सीएम शिवराज हो या पूर्व सीएम कमलनाथ, सभी बाबाओं की शरण में हैं। बाबा भी अपने अपने तरीके से शरणागतों का साथ दे रहे हैं, लेकिन रामभद्राचार्य ने तो चुनाव को ही धर्म युद्ध करार दे दिया। धर्म के साथ कौन है, प्रदेश की सियासत में अब एक और बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल बेन समाज बाबा से नाराज है, उनसे माफी की मांग कर रहा है। आखिर बाबा ने अब ऐसा क्या बोल दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार एमपी के बेन समाज ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये तस्वीरें देखिए, जबलपुर में हाथों में तख्तियां लिए बड़ी संख्या में लोग बाबा के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी, प्रदर्शन कर रहे हैं। बेन समाज बाबा से आहत है। इनका कहना है कि बाबा ने उन्हें अपमानित किया है। बाबा से बेन समाज क्यों नाराज है और क्यों उन पर अपमानित करने का आरोप लग रहा है, ये जानने के लिए बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का ये वीडियो देखिए। आप जो है तुच्चा गुंडा बन गए हैं। आप देखने चले आए थे कि हम बाबा का पर्दाफाश करके मानेंगे और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं। नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा अभी एक और बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं। इस वीडियो में बाबा दरबार में आए एक युवक को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे जातिगत टिप्पणी करते हैं। बेन समाज इस पर नाराज है। इनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा अपने दरबार में आने वाले लोगों का अपमान कर रहे हैं। हम लोगों की मांग ये है धीरेन्द्र शास्त्री से कि जिस तरह उन्होंने भरे मंच में बसोर कहकर और हीन भावना देखकर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि क्या मैं बसोर हूँ, तो उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री भरे मंच पर सभी बसोर समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा विरोध ना किसी जाति से ना किसी धर्म से, सिर्फ है धीरेन्द्र शास्त्री जी से, जिन्होंने हीन की भावना देखते हुए बसोर समाज को कहा क्या मैं बसोर हूँ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर अक्सर बवाल होता है। कभी संत तुकार राम तो कभी कोई साईं बाबा पर बयान देकर बाबा घिर जाते हैं।
एमपी में कलचुरी समाज के आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु पर बाबा के बयान का भी विरोध हुआ था और अब बेंत समाज बाबा के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने और माफी की मांग कर रहा है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। खंडवा के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। यहां शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका अनावरण करेंगे, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। अद्भुत, अलौकिक, अनुपम एकात्म की मूर्ति ले रही आकार, स्टैच्यू ऑफ वननेस तैयार। ये शिव के अवतार हैं, हिंदू और कलयुग के धर्मगुरु हैं। इन्हें हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में एक माना जाता है, जिन्होंने 4 बड़े मठ को स्थापित किया। ये हैं जगत गुरु शंकराचार्य। खंडवा के ओमकारेश्वर में जगत गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण चल रहा है। मूर्ति को आखिरी रूप दिया जा रहा है। इसे एक धाम के रूप में तैयार किया गया। 4 मठों को स्थापित करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य की भव्य मूर्ति बनाई गई है, जो देखते ही बनती है, जिसका विशाल आकार हर किसी को प्रभावित कर रहा है। शंकराचार्य की प्रतिमा को करीब 108 फीट का बनाया गया है, जो भव्यता का प्रतीक है। भारत सरकार ने तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। एकात्म धाम के नाम से बनने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। यहां अद्वैत लोक में संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी तैयारी है। मूर्ति को आखिरी रूप दिया जा रहा है। 18 सितंबर को प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका अनावरण करेंगे। मूर्ति के अनावरण को लेकर ज्योतिर्लिंग मंदिर समेत ओमकारेश्वर में खास सजावट की जा रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 2000 करोड़ का खर्चा आया और अब 18 सितंबर से पूरा देश इस भव्य मूर्ति को देख सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। और खरगोन में खारक बांध डूब प्रभावित मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए प्रभावित और प्रभावितों ने कलेक्टर दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। प्रशासन और सरकार के खिलाफ आक्रोश भी प्रकट किया। हाथों में झंडा, सड़क पर प्रदर्शन, नारे की गूंज। ये आवाज सरकार और प्रशासन से पूछती है, हमें कब सुना जाएगा, हमें कब राहत मिलेगी। दरअसल सड़क पर अपनी आवाज बुलंद करते ये खरगोन जिले के खारक बांध डूब प्रभावित आदिवासी हैं, जो मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे हैं और अपनी मांग को बुलंदियों से रखा है और बता दिया है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा ऐसे ही धरना जारी रहेगा, आवाज ऐसे ही बुलंद होती रहेगी। आज हम छोटा छोटा बच्चा लेने रोड पर बस रहे जानवर से काम इंसान से आज खेती बाड़ी वाला घर बार वाला मानस आम नानला नानला पीरिया घर से बेघर कर दे तो सरकार ने आज हम हमारा हक लेने आई रहा थे, दरवाजा बंद कर रहे थे। कहाँ पर अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला क्या? अभी तक नहीं मिल रहा, थोड़ा आधा दे, कोई को मिला, कोई को मिला नहीं। प्रभावित आदिवासियों ने जमकर नारेबाजी की, सरकार को खूब कोसा, अफसरों को खरी खोटी सुनाई और पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट की पैनल ने मुआवजे देने का आदेश दिया तो फिर क्यों नहीं मिला। अपील में जाना था तो वो हाई कोर्ट जाना था, हाई कोर्ट नहीं गए और अपीलेट फार्मों में वो जियारे चल रहा था उनको मनमानी से उनको दे दिया, वो उनके मन से चला रहा। तो कितने लोगों का मुआवजा बाकी है? ये 257 129 परिवार है। अब इस मामले को लेकर सिंचाई विभाग की कार्यपालन यंत्री का भी बयान सामने आया है। इनका 6 करोड़ 40 लाख का जो मुआवजा हुआ था 129 परिवारों का, तो उसमें से हम 3 करोड़ 14 लाख का वितरण कर चुके हैं। अब लगभग 3 करोड़ 20 लाख के लगभग की राशि इनको वितरित किया। उधर प्रशासन के अपने दावे हैं और उनके दावों पर प्रभावितों का गुस्सा नजर आ रहा है।
उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। भारतीय सेना को जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा नुकसान हुआ, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान की जान बचाने की खातिर स्निफर डॉग ने अपनी कुर्बानी दे दी। भारतीय सेना की जाबाज की कुर्बानी, सैनिक की जान बचाने के लिए दे दी जान। ये वही कैंट है जो इंडियन आर्मी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। आतंकियों के खात्मे के लिए न जाने कितनी बार कैंट ने सुरक्षा बलों की मदद की। कैंट सैनिकों की आंख और कान बनती थी। उनका इशारा मिलने पर जवान आतंकियों को ढेर करते थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मंगलवार को सुरक्षा बलों की आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने कैंट के हैंडलर जवान को निशाना बनाते हुए गोली चलाई, लेकिन गोली के सामने कैंट आ गई। बुलेट कैंट के सीने में जा घुसी और वो बुरी तरह जख्मी हो गई। बाद में कैंट की जान चली गई। इस तरह जवान को बचाने की खातिर उसने अपना बलिदान दे दिया। कैंट आतंकियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी को आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी। इसी बीच आतंकियों की तरफ से दनादन गोलियां बरसाई गई। कैंट 6 साल की लेब्राडोर नस्ल की डॉग थी और कई सालों से भारतीय सेना को अपनी सेवा दे रही थी। भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये वीडियो एक ड्रिल का हिस्सा थी। वीडियो में कैंट एक घुसपैठिए की तलाश कर रही है। सैनिकों का एक ग्रुप जंगल के पास घनी झाड़ियों में उसका पीछा कर रहा है। इसी बीच कैंट घुसपैठिए का पता लगा लेती है और सैनिकों को झाड़ियों की तरफ से ले जाती है। घुसपैठिया बाहर निकलता है और कैंट जोर जोर से भौंकने लगती है। कैंट आतंकियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशनों में सेना की मदद करती थी, लेकिन उसके चले जाने से जवानों को उसकी कमी काफी खलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये खुशखबरी आपके लिए है। दरअसल आरबीआई ने घर खरीदने वालों को बहुत बड़ी राहत दे दी है। आरबीआई ने बैंक्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें बैंक्स का लोन चुकाने पर ग्राहकों को उनके पेपर्स महीने भर के भीतर लौटाने होंगे। हर किसी का सपना होता है कि उसका एक आशियाना हो। बड़े बड़े शहरों में लोग अपने घर की तमन्ना के साथ आते हैं, लेकिन घर खरीदने का सपना होना और खरीदने में काफी फर्क होता है। क्योंकि एक बार आपने बैंक से कर्ज ले लिया तो आप सीधे तौर पर उसके कर्जदार हो जाते हैं और कर्ज की ईएमआई देते देते सालों बीत जाते हैं और कर्ज चुकाने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं होती, क्योंकि आपका बैंक से वास्ता हमेशा पड़ता रहता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दे दी है। आरबीआई ने सीधे सीधे बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो घर खरीदारों के हक में है। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी किया है कि जो लोग होम लोन चुका लेते हैं उन्हें 30 दिन के अंदर उनका रजिस्ट्री पेपर वापस किए जाएं। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करता है तो बैंक को हर रोज 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अभी तक लोन पूरा होने के बावजूद रजिस्ट्री के कागज लेने के लिए लोगों को भटकना पड़ता था और घर खरीदारों को बैंक के बार बार चक्कर काटने पड़ते थे। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए 30 दिन की डेडलाइन फिक्स कर दी है। अगर किसी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर खो जाता है या दस्तावेज खराब हो जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी बैंकों को उठानी पड़ेगी। जब आप किसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल दस्तावेज ले लेता है और अपने पास रख लेता है। चाहे आप होम लोन लेने जाते हैं तो होम लोन की रजिस्ट्री का ओरिजिनल दस्तावेज बैंक आपसे ले लेता है, अपने पास रख लेता है। जब आप लोन चुका देते हैं पूरी तरीके से, तब कायदे से बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि ये दस्तावेज आपको उसी वक्त वापस कर दे। लेकिन ग्राहकों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, बैंकों के धक्के खाने पड़ते हैं। अब रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किया है कि जैसे ही ग्राहक आपके लोन को पूरी तरह से चुका दे, उसके 30 दिन के भीतर आप ये प्रॉपर्टी के दस्तावेज वापस ग्राहक को दे दीजिए।
अगर आपकी गलती से 30 दिन से ज्यादा की देरी हुई तो प्रतिदिन 5,000 रुपए के हिसाब से आपको हर्जाना ग्राहक को देना पड़ेगा। दरअसल घर खरीदारों की बार बार शिकायतें मिल रही थी कि बैंक का लोन चुकाने के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट आसानी से नहीं मिल पाते। अब ऐसे में आरबीआई का फैसला घर खरीदारों के लिए सुकून लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। संसद के विशेष सत्र को लेकर एजेंडा तय हुआ। दरअसल संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। चर्चा के साथ साथ 4 बिल भी एजेंडे में, कुछ और बिल भी किए जा सकते हैं शामिल। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से जानकारी ये मिल रही है कि संसद के विशेष सत्र को लेकर कुछ एजेंडा तय किए गए हैं, जिसमें संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। चर्चा के साथ साथ 4 बिल भी एजेंडे में शामिल किए गए हैं और कुछ और बिल शामिल किए जा सकते हैं, जानकारी मिल रही है इस वक्त दिल्ली से। बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है सामने, जहां संसद के 75 साल की यात्रा पर चर्चा होगी और विशेष सत्र को लेकर एजेंडा तय किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी आपको दे दें, यहां पर कुछ बिल्स पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना है और ऐसे में इस विशेष सत्र के दौरान क्या कुछ विषय वस्तु तय होगी, क्या चर्चा होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति से संबंधित बिल यहाँ पेश किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस बिल यहाँ पर पेश होगा और डिटेल्स आप तक और पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अधिवक्ता संशोधन बिल भी यहाँ पर पेश हो सकता है और साथ साथ जानकारी ये दे दें कि संसद के 75 साल की यात्रा को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई। संसद के विशेष सत्र में 4 बिल पेश किए जाने हैं और जो संसद का विशेष सत्र है उसे लेकर एजेंडा तय किया गया। 75 साल की यात्रा पर चर्चा होनी है, ये बात तय हुई और साथ ही साथ अब जो विशेष सत्र को लेकर जानकारी होगी उस सत्र के बारे में डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और इंदौर में प्रॉपर्टी कारोबारी को गोली मारे जाने का मामला। प्रॉपर्टी कारोबारी, 2 लोगों ने गोली मारी प्रॉपर्टी कारोबारी को। पुराने विवाद को लेकर यह गोली मारी गई। विकास नाम के प्रॉपर्टी कारोबारी को गोली मारे जाने का ये मामला सामने आया, जहां कमर और पैर में उसके गोली लगी है। इस पूरे मामले को लेकर जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है वो भी साथ साथ आपको दिखाते चलें। दरअसल वीडियो फुटेज करोल बाग का बताया जा रहा है। बाणगंगा थाना पुलिस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। देखिए तस्वीरें 2 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक जो सीसीटीवी वीडियो भी आप देख रहे हैं, दरअसल ये करोल बाग की घटना, इंदौर करोल बाग की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और इस पूरे मामले में प्रॉपर्टी कारोबारी को पुराने विवाद के चलते गोली मारी गई। कमर और पैर में उसके गोली लगी है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। बाणगंगा थाना पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और कोंडागांव में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, पूर्व सांसद मानकुराम सोढ़ी की पुत्री बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दरअसल नीलमणि सोढ़ी ने भाजपा का हाथ थाम लिया है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। नीलमणि सोढ़ी ने कहा कि उनके पिता मानकुराम के विचार को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, पिता के आदर्शों को बचाने भाजपा में प्रवेश किया है। चुनाव में टिकट के लिए दावेदारी भी करेंगी और ये कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इस पर जो इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएं। दरअसल कोंडागांव से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद मानकुराम सोढ़ी की पुत्री बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं और नीलमणि सोढ़ी इनका नाम है। नीलमणि सोढ़ी ने कहा कि पिता के जो विचार थे उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा था। मानकुराम के विचारों को कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिला। अब पिता के आदर्शों को बचाने के लिए भाजपा में प्रवेश किया है और चुनावी सीजन में एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए ये माना जा सकता है। मुहावरा बताएं, आकर्षक इनाम पाएं। न्यूज 18 अपने दर्शकों के लिए हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता लेकर आया है, जिसमें आसान मुहावरे को पूरा करें, आकर्षक इनाम जीतें।
इसके लिए आप बताए हुए मोबाइल नंबर 9990898918 यानी 9990898918 9990898918 पर मिस्ड कॉल देकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड फ्लैश हो रहा है, इसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।